फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स पीएम मोदी 6 मंथ विजिट टू द वर्ल्ड फ्रॉम जनवरी टू जून 2017। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके लिए पीएम मोदी की लास्ट 6 मंथ की विजिट, यानी कि 2017 के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर जो विजिट हुई है पीएम मोदी की अक्रॉस द ग्लोब, वो सारी की सारी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आने वाले एसएससी के पेपर के लिए, क्योंकि इसमें से एक्सपेक्टेड है कि 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फ्रेम होंगे। और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर से 3 तरह के क्वेश्चन है जो कि फ्रेम हो सकते हैं। पहला, कंट्री कैपिटल करेंसी वाले चैप्टर में से, ओके, यानी कि जो देशों की पीएम मोदी ने विजिट करी है वो सभी इंपॉर्टेंट है, उनकी कंट्री, साथ में कैपिटल उनकी और उनकी करेंसी, ये तीनों पार्ट उसके इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरे, वहाँ के पीएम या फिर प्रेसिडेंट का नाम वो पूछ सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने उनसे मीटिंग करी है तो इसलिए वहाँ के पीएम या फिर प्रेसिडेंट का भी नाम पूछ सकते हैं। ये दूसरी तरीके का सवाल है जो कि पेपर में आ सकता है। तीसरा, मिसलेनियस, यानी कि वहाँ पे कौन सा समिट हुआ, ओके, इंडिया और उस देश के रिलेशन कैसे हैं, इस चीज़ को लेकर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है और उम्मीद है कि 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे इस स्टोरी से। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक कोई भी विजिट नहीं हुई थी पीएम मोदी की 2017 के अंदर, ठीक है। तो अपन मई से स्टार्ट कर रहे हैं। मई में पहली विजिट थी 2017 की, जो कि श्रीलंका की थी। कोलंबो और कैंडी, ये 2 एरिया थे जो कि पीएम मोदी ने विजिट किए थे। आपसे ये नहीं पूछते हैं कि कौन से एरिया विजिट किए थे पेपर में, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ। डेट थी 11 से 12 और पर्पस देखिए, वहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ विजैक, ये पीएम मोदी ने ज्वाइन किया था। ओके, बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा फेस्टिवल है विजैक डे, जो कि पीएम मोदी ने वहाँ पे अटेंड किया था। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि श्रीलंका गए थे और वहाँ पे पर्पस क्या था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप कैसे रहे। मैं इसके अंदर पूरे जो विजिट है उनकी, उन कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया के और उन देशों के बीच में रिलेशनशिप कैसे रहे वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो हमेशा से फ्रेंडली रहे हैं वैसे तो, लेकिन जब श्रीलंकन सिविल वॉर हुई थी 90s के टाइम पे, तब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी रिलेशनशिप को लेकर। इंडिया क्या एकमात्र नेबर है किसका, श्रीलंका का, और जो कि सेपरेट होता है पार्क स्ट्रीट से, ओके। और दोनों ही नेशन एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं साउथ एशिया के अंदर, और दोनों ने काफ़ी अच्छे अपने रिलेशनशिप बना रखे हैं। हिस्टोरिकली बात करें तो अगर आज भी 70% जो श्रीलंकन्स हैं वो बुद्धिज़्म, जो थेरावाद बुद्धिज़्म है, वो लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब बुद्धिज़्म का ओरिजिन इंडिया से ही है, तो इस वजह से भी कल्चर रिलेशनशिप दोनों में मेंटेन है। हालांकि कुछ रिसेंट ईयर के अंदर श्रीलंका थोड़ा क्लोज मूव किया है चाइना के। इंडिया कभी ये नहीं चाहता कि चाइना अपनी साउथ जो इंडियन ओशन है वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ावा दे, लेकिन श्रीलंका के हेल्प से वो चाहता है, श्रीलंका चाइना चाहता है कि वो थोड़ा और आगे बढ़े, और इंडिया इसी को अपोज करता रहा है हमेशा से। तो यहाँ पे पिछले कुछ सालों के अंदर नेवल के अंदर स्पेशली कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं जिससे चाइना की पावर बढ़ी है, और इंडिया ने काफ़ी कोशिश भी करी है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की, और सक्सेसफुल भी हुआ है, ओके। तो पीएम मोदी ने यहाँ पे अटेंड किया था एक सबसे बड़ा बुद्धिस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है विजैक डे, इंटरनेशनल डे ऑफ विजैक। ये कोलंबो के अंदर था और ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए थे अक्रॉस द ग्लोब, 100 देशों के पार्टिसिपेंट थे, और सबसे इंपॉर्टेंट डे कहा जाता है ये बुद्धिस्ट कैलेंडर के अंदर। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल विजैक डे, ओके, कहाँ पे, श्रीलंका में पीएम मोदी गए थे और उन्होंने वहाँ पे उसको अटेंड किया था। देखिए पीएम कौन है श्रीलंका के, रनिल विक्रमसिंघे, प्रेसिडेंट है मैत्रीपाल सिरिसेन, कैपिटल जयवर्धनापुरे कोटे, और करेंसी श्रीलंकन रूपी। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद पीएम मोदी गए 29-30 मई को जर्मनी, ओके, मैक्सबर्ग बर्लिन, यहाँ की उन्होंने यात्रा करी और ये स्टेट विजिट थी। यहाँ पे 4 देशों की एक साथ पीएम मोदी ने विजिट किया, जैसे कि जर्मनी गए, उसके बाद में स्पेन, रशिया और फ्रांस, ठीक है। ये चारों देशों की एक साथ उन्होंने 2-3 दिन के अंदर उन्होंने विजिट को कंप्लीट किया। 4 नेशन टूर था ये पीएम मोदी का। और यहाँ पे इंडिया और जर्मनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल, आपको जैसे कि पता ही होगा, कई सारे अपने कमर्शियल, कल्चर और टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेशन काफ़ी सालों से बने हुए हैं इंडिया और जर्मनी के बीच में। तो सबसे पहले जर्मनी के भी देख रहे थे अपन। तो जर्मनी और इंडिया के बीच में ऐसा कोई खास एग्रीमेंट्स या फिर कोई ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है, हालांकि काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में हिटलर के टाइम से ही, ओके। तो देखते हैं पीएम की जो जर्मनी की जो चांसलर है वो एंजेला मार्केल है, कैपिटल वहाँ की बर्लिन है और करेंसी वहाँ पे यूरो है। ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद स्पेन गए थे पीएम मोदी 30 और 31 मई को, मैड्रिड जो कि उसकी कैपिटल भी है।
तो रिलेशनशिप अगर अपन देखें इंडिया और स्पेन के बीच में, तो जब स्पेन डेमोक्रेसी उसने अडॉप्ट करी थी 1978 के अंदर, उसके बाद से काफ़ी अच्छा है। 1956 में एक एम्बेसी भी ओपन करी थी इंडिया के अंदर, स्पेनिश एम्बेसी न्यू दिल्ली के अंदर। और सवाई मान सिंह द्वितीय जो कि महाराजा थे जयपुर के, उनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्पेन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1965 के अंदर फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्पेन सवाई मान सिंह द्वितीय महाराजा, जो कि जयपुर के महाराजा थे, उनको अपॉइंट किया गया। उसके बाद 1992 के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो नरसिम्हा राव थे, उन्होंने भी स्पेन की विजिट करी। और उसके बाद में काफ़ी सालों बाद में पीएम मोदी विजिट पे गए स्पेन के, जो कि एक स्टेट विजिट थी। तो देखते हैं स्पेन के पीएम और प्रेसिडेंट दोनों एक ही है, मैरियानो राजेव, और कैपिटल वहाँ की मैड्रिड है और करेंसी वहाँ पे यूरो चलती है। फिर रशिया के टूर के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग गए और वहाँ पे 2-3 दिन उन्होंने गुजारे। यहाँ पे इंडिया रशिया का एनुअल समिट हुआ, 18th इंडिया रशिया एनुअल समिट, जो कि हर साल वहाँ पे होता है। तो अगर फ्रेंड्स अपन इंडिया और रशिया की अगर रिलेशनशिप देखें तो बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहे। जब कोल्ड वॉर हुई थी, कोल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर और इंडिया ने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एंजॉय किया। जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, उसके बाद में रशिया इंडिया के काफ़ी क्लोज आया और इंडिया ने वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी अपने रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव करे कोल्ड वॉर के बाद में। ट्रेडिशनली बात करें तो इंडिया और रशिया की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो 5 मेजर कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। 5 मेजर कंपोनेंट्स, पहला पॉलिटिक्स, फिर डिफेंस, फिर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी टेररिज्म कॉर्पोरेशन, उसके बाद में स्पेस। हालांकि छठा जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो भी रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है, जो कि इकोनॉमिक। इंडिया और रशिया ने दोनों ने एक टारगेट सेट किया कि $30 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करेंगे 2025 तक। और दोनों के दोनों देश कई सारे इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिसकी जॉइंटली कोलैबोरेशन करते हैं, जॉइंटली दोनों उसमें मेंबर हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हैं, ब्रिक है, G20 है, SCO है। SCO बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके आने वाले पेपर के लिए। जैसे कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर बन चुके हैं। पहले ऑब्जर्वर थे, लेकिन रशिया के कहने के बाद ही रशिया ने थोड़ा इंसिस्ट किया इंडिया को उसको ज्वाइन करने के लिए, और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। और साथ के अंदर रशिया जो है हमेशा से इंडिया को पब्लिकली सपोर्ट करता हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया की सीट को लेके, हमेशा परमानेंट सीट को लेके। और रशिया साथ में उसने इंटरेस्ट भी दिखाया कि वो सार्क का ऑब्जर्वर स्टेटस भी ले लेगा। जैसे कि यूएस के पास में यूएस और बाकी सब देश हैं जो कि इसका ऑब्जर्वर है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है सार्क का, और ये है जो कि रशिया इनसे अटैच करना चाहता है अपने आप को एज ए ऑब्जर्वर। अगर डिफेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया रशिया के लिए, रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। 2004 तक की बात करें तो 70% जो इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर थे वो रशिया से ही आया करते थे इंडिया के पास में, और चीफ डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर था रशिया इंडिया का। इंडिया की एम्बेसी भी है मॉस्को के अंदर। 2014 बीबीसी की बात करें एक वर्ल्ड सर्विस पोल की, तो 45% रशियंस ने इंडिया को लेकर अपने पॉजिटिव व्यू दिए हैं। अगर हिमाचल प्रदेश और इन जगह पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हिमाचल, गोवा, यहाँ पे काफ़ी रशियन आपको मिलेंगे, ताकि और इसी से ये चीज़ दिखाती है कि इंडिया और रशिया के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और 9% सिर्फ ऐसे लोग थे जिन्होंने नेगेटिव रिव्यू दिए इंडिया को लेकर। कई सारे जॉइंटली मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं जो कि दोनों देशों ने चलाए हैं, जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है। ब्रह्मोस दोनों रिवर, एक ब्रह्मपुत्र और रशियन रिवर है, दोनों को मिला के इसका नाम बना है। 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम्स हैं जो कि दोनों देश बना रहे हैं। सुखोई 30 MKI के बारे में अगर आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही अच्छे फाइटर प्लेन्स हैं, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रशिया के साथ में मिलकर डेवलप कर रहा है। इसके अलावा टैक्टिकल HAL है, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये भी दोनों देश एंजॉय कर रहे हैं साथ में बनाने का। तो ये सारे दोनों इंडिया और रशिया के डिप्लोमेटिक टाइज थे जो कि काफ़ी सालों से स्ट्रॉन्गली चल रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो 1971 के अंदर जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन उस टाइम पर रशिया ही वो देश था जिसने इंडिया को सपोर्ट किया था, और एक बड़ी लड़ाई होने से रोक दिया था। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बाद में एक ग्लोबल लेवल की लड़ाई नहीं हो पाई थी क्योंकि रशिया इंडिया के सपोर्ट में खड़ा हो गया था। तो देखते हैं रशिया के जो PM कौन है अभी, दिमित्री मेंडेलेव है। वहाँ के प्रेसिडेंट सभी को पता है, व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल मॉस्को और करेंसी रशियन रूबल। तो चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर फ्रांस की यात्रा हुई PM मोदी के द्वारा 2 और 3 जून को। तो यहाँ पे पेरिस गए थे वो, जो कि वहाँ की कैपिटल भी है। इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप देखें तो फ्रेंड्स काफ़ी क्लोज रहे हैं दोनों देशों के ट्रेडिशनली। ट्रेडिशनली 17th सेंचुरी से लेकर 1954 तक काफ़ी अच्छे इनके रिलेशनशिप रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस ने एक कॉलोनियल प्रेजेंट भी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर फ्रांस लोग ही थे, और आज भी फ्रेंच ट्रैवलर वहाँ पे आते हैं बिकॉज जो वहाँ पे कल्चर है वो भी फ्रांस का देखने को मिलता है।
फ्रांस वो पहला देश था फ्रेंड्स जिसने इंडिया के साथ में एग्रीमेंट किया था जब इंडिया को वेवर मिला था, कहाँ से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से, कि इंडिया न्यूक्लियर जो ये यूरेनियम है इसको सिविल को लेकर यानी कि पीसफुल यूज़ को लेकर उसको काम में ले सकता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने थोड़ा सा उसको लिबर्टी दी थी इंडिया को, और फ्रांस वो पहला देश था जिसने इंडिया के साथ में एग्रीमेंट किया था उस टाइम के ऊपर। इसके अलावा कई सारे वाइड रेंज कॉर्पोरेशन है दोनों देशों के बीच में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन को लेकर। और फ्रांस भी हमेशा से कंसिस्टेंटली सपोर्ट करता हुआ है इंडिया को उसकी परमानेंट मेंबरशिप को लेकर, यूएनएससी को लेकर, ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इसके अलावा कई सारे और डिफेंस को लेकर और कई सारे टाइप्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे कि फ्रांस एक लॉन्ग स्टैंडिंग और रिलायबल सप्लायर रहा है फाइटर प्लेन्स का इंडिया को लेकर, और साथ में लाइट वेट हेलीकॉप्टर को लेकर, ठीक है। तो हमेशा से इंडिया को देखिए डसॉल्ट, मिराज, आपने कई ऐसे जगुआर, कई इंपॉर्टेंट नाम सुने होंगे, ये सभी फ्रांस से लिए हुए हैं। राफेल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटर प्लेन है लेटेस्ट जनरेशन का जो कि इंडिया को सप्लाई कर रहा है फ्रांस। और इसके अलावा इसरो और CNES यानी कि फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फ्रांस नेशनल स्पेस एजेंसी, इन दोनों के भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स रहे हैं पिछले कई सालों से। दोनों ने 1993 के बाद से देखिए एक जॉइंट ऑपरेशन भी मिशन दोनों ने किया था, उसका नाम था मेगा ट्रॉपिक्यू, और उसके बाद में सरल, जो कि दोनों सक्सेसफुल थे। इसरो ने फ्रांस की सैटेलाइट है स्पॉट्स है 6 और 7, वो दोनों लॉन्च करी थी PSLV की मदद से। और एरिन 5 का अगर आपने नाम सुना होगा, एरिन स्पेस का, जो कि फ्रेंच बेस्ड है, ये इंडिया का एक मेजर प्रोवाइडर है, लॉन्चिंग व्हीकल सर्विस है इंडियन सैटेलाइट को लेकर, ओके, एप्पल सैटेलाइट। और इसके अलावा 18 और सैटेलाइट है जो कि एरिन स्पेस ने लॉन्च करी है इंडियन सैटेलाइट्स। 2016 के अंदर भी GSAT 18 है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, वो सक्सेसफुली लॉन्च करी गई एरिन 5 के द्वारा फ्रेंच गुयाना से, ओके। तो यानी कि स्पेस, डिफेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ को लेकर इंडिया के काफ़ी अच्छे कॉर्पोरेशन रहे हैं फ्रांस के साथ में। फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रोन, PM है वहाँ पे फिलिप, कैपिटल है पेरिस, और करेंसी है यूरो और साथ में फ्रैंक, दोनों ही वहाँ की करेंसी है। फिर देखते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान अभी लेटेस्ट था फ्रेंड, 8 से 9 जून को गए थे अस्थाना, ओके, कजाकिस्तान। अस्थाना के अंदर एक समिट हुआ था, SCO समिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके फुल टाइम मेंबर बने थे। SCO है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि क्रिएट करी गई शंघाई के अंदर 2001 के अंदर चाइना के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पे जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे चाइना, कजाकिस्तान, कारिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, ओके। और इन सभी ने इसको चार्टर को साइन किया। और ठीक है, इसके जो शंघाई 5 ग्रुप है लोगों का, जो मैंने बताया आपको, कजाकिस्तान, कारिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, ये सभी इसके 5 फाउंडिंग मेंबर हैं, ओके। और इंडिया और पाकिस्तान ने इसको एज ए फुल मेंबर ज्वाइन कर लिया है 2017 के अंदर, जो इस मीटिंग के अंदर ही, अस्थाना के अंदर, जो कि कहाँ पे है, कजाकिस्तान के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। यहाँ के प्रेसिडेंट देखिए नूर सुल्तान के नाम से आप इजीली याद रख सकते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि SCO समिट हुआ है, इसका इंडिया इसका मेंबर बना है, PM मोदी की यहाँ पे विजिट भी हुई है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के जो PM है वो सैंगिन ताइएव है, ओके, ताइएव, सैंगिन ताइएव, इस नाम से आप याद करिए, ईजी रहेगा आपको। करेंसी टेंज है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स ये थी आज तक की PM मोदी की सारे की सारी जो 2017 के अंदर इनकी मीटिंग्स थी और इनके विजिट थे। अब कुछ अपन शेड्यूल विजिट के बारे में बात करते हैं, जो कि शेड्यूल है, ओके। जैसे कि US जाने वाले हैं PM मोदी 26 से लेकर 28 जून को वॉशिंगटन, जो कि एक स्टेट विजिट है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि बात होने वाली है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी पहली बार यहाँ पे मीटिंग करेंगे। अगर हिस्ट्री की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इंडिया और US के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं कभी भी हिस्ट्री में, लेकिन पिछले कई सालों से 2 डेकेड की बात करें तो काफ़ी रिश्ते हैं जो अच्छे सुधरे हैं। जब इंडिया फाउंडिंग मेंबर था 1961 में, नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया ने फाउंड किया था, वो था अवॉइड करने के लिए कोल्ड वॉर, जो कि US और सोवियत यूनियन के बीच में चल रही थी। उस टाइम पे भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया US ने। उसके बाद में जब निक्सन वहाँ के प्रेसिडेंट थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर 1971 के अंदर। उसके बाद में 1991 तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन जब 1990 के अंदर जब इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट करी यूनिपोलर वर्ल्ड को लेकर, और जब कैपिटलिज्म को डेवलप किया, तब US के साथ में रिश्ते थोड़े सुधरने चालू किए। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा कल्चर, स्ट्रैटेजिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप्ड हुए IT के अंदर, इंजीनियरिंग, मेडिकल सेक्टर में, इंफॉर्मेशन के अंदर, ओके।
और चाइना का जैसे जैसे प्रेजेंस बढ़ रहा था वैसे वैसे इंडिया और यूएस दोनों साथ में क्लोज आ रहे थे, क्योंकि दोनों देश ये नहीं चाहते कि चाइना दुनिया के अंदर एक मेजर पावर के तौर पे उभरे। ओके, और साथ में पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप अच्छे थे, लेकिन जब पाकिस्तान चाइना की तरफ मूव किया तो इंडिया ने भी यूएस की तरफ मूव करना चालू किया और आज दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन है। अगर आपको याद होगा तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा पहले यूएस प्रेसिडेंट बने थे जो कि चीफ गेस्ट बने थे 66 रिपब्लिक डे में 2015 के अंदर। इसके अलावा इंडिया और यूएस का एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी है जिसका नाम है 123 एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं कौन सा एग्रीमेंट है। 2008 में इसको साइन किया गया था पीसफुल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को लेके कि दोनों देश, इंडिया क्या करेगा, पीसफुल यूज कर सकता है न्यूक्लियर का। ओके, और इंडिया और अमेरिकन फर्म्स ने दोनों ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया था उस टाइम पे। यूएस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और ठीक है, और इंडिया उसका 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ में यूएस एक ऐसी जगह है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी है, वहाँ पे 9 बिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है। उसके अलावा कई सारे फॉरेन नेशंस हैं जो इन्होंने मदद करी भारतीयों के साथ में, वहाँ पे कई सारी कंपनी सेटअप करने को लेकर। और उसके बाद में देखिए कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम, रोड, पोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, जहाँ पे इंडिया और एशियन कंट्रीज़ में अमेरिका ने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स 5 से 6 जुलाई को ओके नेक्स्ट मंथ इजराइल की विजिट है पीएम मोदी की टेल अवीव के अंदर। तो ये भी एक स्टेट विजिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल और इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं पिछले कई सालों से, जैसे कि यूएस के साथ में हुए हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स बायलैटरल टाइज की, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ इजराइल दोनों कंट्री अभी एक्सटेंसिव इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। ओके, लार्जेस्ट बेयर है इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट का इंडिया, और इजराइल सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया का रशिया के बाद में। 99 से लेकर 2009 तक की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में जो बिजनेस है वो 9 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, 9 बिलियन डॉलर तक। ओके, और दोनों ने मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक टाइज अब दोनों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग करे हैं, टेररिस्ट ग्रुप को लेके, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग को लेके। 2014 तक की बात करें तो इंडिया इसका 3rd लार्जेस्ट एशियन ट्रेड पार्टनर था इजराइल का, और टोटल 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ओवरऑल। ओके, अगर हिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, जब पार्टीशन हुआ था पैलेस्टीन प्लान का 1947 में, तो इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया था जब उसका एडमिशन हो रहा था किसमें, यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1949 में। तो इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया था उस टाइम पे, और उस चीज़ को लेके कई सारे हिंदू नेशनलिज्म लोग थे, सपोर्टेड लोग थे जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया और ये कहा, जैसे कि हिंदू महासभा के लीडर थे विनायक सावरकर, उन्होंने सपोर्ट किया कि इजराइल का क्रिएशन को लेके। साथ में जो हिंदू महासभा के जो ये लीडर थे उन लोगों ने कंडम भी किया था इंडिया के वोट को जो इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट दिया था यूएन के अंदर। इसके अलावा जो आरएसएस के लीडर थे माधव गोलवलकर, उन्होंने भी एडमायर किया था कि जूइश नेशनलिज्म को डेवलप होना चाहिए, एक सिंगल रिलीजन के ऊपर अगर कोई देश बन रहा है तो उसको उन्होंने सपोर्ट किया था। ओके, और ये कहा था कि पैलेस्टीन एक नेचुरल टेरिटरी है जूइश पीपल की और उनको हक है कि वो अपना देश बना सकते हैं। और ये चीज़ काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हुई थी देश के अंदर, जहाँ पे कई सारे हिंदू जो महासभा लीडर हैं और कई सारे हिंदू नेशनलिज्म है वो सब लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, और इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट यूएन के अंदर वोट कर दिया था। ओके, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स सितंबर 1950 के अंदर इंडिया ने ऑफिशियली रिकग्नाइज किया उसके बाद में इजराइल को, जब कई सारे प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में इंडिया को मानना पड़ा और इंडिया ने उसको रिकग्नाइज कर लिया। उसके बाद में जब वहाँ पे अपने यहाँ पे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल को हम माने या ना माने, इजराइल एक फैक्ट है जिसको हमें मानना ही पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि हमारा वोट देने का जो अगेंस्ट एक उसका रीज़न था कि हम अरब नेशंस को हम नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अरब नेशंस पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे थे, इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और इंडिया के क्लोज टाइज थे किसके साथ में, अरब कंट्रीज़ के साथ में। इसलिए इंडिया उनको नाराज़ नहीं करना चाहता था अरब कंट्रीज़ को, इसी वजह से इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया था। उसके बाद में भी कई सालों तक इंडिया ने पैलेस्टीन इशू के ऊपर सपोर्ट किया, इजराइल को वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, और ताकि वो अपने अरब देशों को सपोर्ट कर सके, उनको नाराज़ ना कर सके। और आईएनसी की एक आइडियोलॉजी और थी इजराइल को सपोर्ट नहीं करने की, कि वो कभी ये नहीं चाहते थे कि कोई एक और ऐसा देश डेवलप्ड हो जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के ऊपर बेस्ड हो, क्योंकि पहले उन्होंने पाकिस्तान को देख लिया था, पाकिस्तान के डेवलपमेंट को। हालांकि उसके बाद में इजराइल और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हुए और पाकिस्तान काफ़ी नीचे रहा और इजराइल ने काफ़ी अपने में डेवलपमेंट किया। इंडिया और इजराइल की अगर अपन मिलिट्री को देखें, अगर फ्रेंड्स मिलिट्री टाइप्स को, तो काफ़ी बड़ा कॉर्पोरेशन दोनों के बीच में रहा है, मिलिट्री को लेके और इंटेलिजेंस सर्विसेज को भी लेके काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है दोनों ने एंजॉय किए हैं पिछले कई सालों से। दोनों देशों ने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो टेररिज्म है
ओके, उसके अगेंस्ट दोनों ने मिलकर काम किया है। दोनों ही देश इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा विक्टिम बन चुके हैं इस्लामिक टेररिज्म के, और इसीलिए दोनों ने साथ में काम करने को लेके काम किया, कई सारे जॉइंटली एक्सरसाइज करी। और रिसेंटली इंडिया ने जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसने इजराइल की सैटेलाइट भी लॉन्च करी थी। बराक 1 का अगर आपने नाम सुना है तो एक ये बहुत अच्छी मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये इजराइल से ही ली है अपन ने। ओके, इसके अलावा इजराइल अपने कुछ ऐसे देशों में से एक है, जब इंडिया ने 1998 के अंदर पोखरण के अंदर जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देश थे जिन्होंने इसको कंडम नहीं किया था, जैसे कि फ्रांस, रशिया और इजराइल। ये 3 देश थे जिन्होंने इसको एक सक्सेसफुल और साथ में सपोर्ट किया था। ओके, जब 1968 के अंदर जब रॉ का डेवलपमेंट हुआ था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उस टाइम पे वहाँ अपने यहाँ पे पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी थी, और वहाँ पे उस टाइम पे जो रॉ के हेड थे रमेश्वर, उनको ये भी कहा था कि मोसाड के साथ में एक क्लोज रिलेशनशिप बनाया जाए, और इसको लेके उनको इजराइल भी भेजा था इंदिरा गांधी ने। मोसाड क्या है? मोसाड वहाँ की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे अपने यहाँ पे रॉ है। ओके, और इसको भेजने का एक काफ़ी अच्छा कारण था, क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना है और नॉर्थ कोरिया, ये भी मिलके काम कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरनली काम कर रहे थे, इसलिए इंडिया ने और इजराइल ने भी मिलके काम किया। और ये एक बहुत बड़ा इशू भी था इजराइल के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं लीबियन को, ईरानियन को और चाइनीज़ लोगों को, ताकि वो इजराइल में आके क्या कर सके, टेररिज्म को बढ़ावा दे सके। पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा फेयर था ये कि जब इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं तो उससे पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी को काफ़ी खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि इजरायली कई सारे टूरिस्ट थे जो कि कश्मीर वैली के अंदर देखे गए थे 1990 के अंदर। जब उस टाइम पे पाकिस्तान को ये सस्पेक्ट था कि कई सारे इजरायली आर्मी ऑफिसर्स इंडिया में आ रहे हैं और इंडियन सिक्योरिटी को फोर्सेस को टेररिज्म के अगेंस्ट ऑपरेशन करना सिखा रहे हैं, और उसी के बाद में 2 इजरायली जो टूरिस्ट थे उन पर अटैक किया गया, एक को मार दिया गया और एक को किडनैप कर लिया गया। ओके, और उसी के बाद में कई सारे मुस्लिम कश्मीरी लोग थे जिन्होंने यूएस के अंदर प्रेशर क्रिएट किया और उनको छुड़वाया, क्योंकि कश्मीरी मुस्लिम जो यूएस में रह रहे थे वो ये कभी नहीं चाहते थे कि वहाँ की जो जूइश कम्युनिटी है वो भी प्रोटेस्ट करे, और अगर वो प्रोटेस्ट करती तो वहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। इसी वजह से उन लोगों ने उनको यूएस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, यूएस ने पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट किया, और उसके बाद में इजरायली जो टूरिस्ट थे उनको वहाँ पर छोड़ दिया गया। ओके, तो ये इंडिया और इजराइल के कुछ रिलेशनशिप थे जो कि अपन ने पिछले हिस्ट्री से लेके अभी तक के देखे। उसके बाद में जो जुलाई के अंदर जो 3rd मीटिंग है वो पीएम मोदी की जर्मनी के अंदर है, जहां पे G20 समिट को पीएम मोदी अटेंड करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स G20 समिट है क्या एक्चुअली में। ओके, ये क्या है? ग्रुप है 20 देशों का, जो कि एक इंटरनेशनल फोरम है जहां पे सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और जो गवर्नर्स हैं जो कि 20 मेजर इकोनॉमिक जो दुनिया के देश हैं वो सभी यहाँ पे मीटिंग उनकी होती है। 1999 में इसको फाउंड किया गया था, और उनका एम क्या है? स्टडी करना, रिव्यू करना, प्रमोट करना, एक हाई लेवल डिस्कशन करना कि कैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आई जाए इंटरनेशनली चीज़ों को लेके और सभी देशों के अंदर। ओके, यहाँ पे 2008 के बाद से कई सारे सेपरेट मीटिंग्स भी होने लगी, फाइनेंस मिनिस्टर की अलग होने लगी, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की अलग होने लगी। ये क्या है? G20 19 इंडिविजुअल कंट्रीज है इसके अंदर, साथ में यूरोपियन यूनियन इसका एक मेंबर है। चेयरमैन की बात की जाए तो 2017 के अंदर राइट नाउ एंजेला मार्केल, जो कि जर्मन की चांसलर है, जर्मन चांसलर है, ओके, वो यहाँ की हेड है। 2018 के अंदर मैक्री इसके हेड होंगे। ओके, तो ये G20 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ पीएम मोदी के यहाँ पे विजिट है। तो ये अब तक की इंपॉर्टेंट विजिट थी फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि आपके दोस्तों को इससे काफ़ी बेनिफिट हो सके। साथ में GK24 और वोकैब 24 को डाउनलोड करना ना भूलें, जिससे आपके वोकैब और GK काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।